नमस्कार, मैं हूं भारती भारद्वाज। हिंदुस्तान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। बाराबंकी की प्रतिष्ठित संस्था साझी विरासत ने पुलिस अधीक्षक को किया सम्मानित। महामहिम राष्ट्रपति द्वारा वीरता पदक मिलने और चैनपुरवा गांव के हालात बदलने पर संस्था ने एसपी को किया सम्मानित। बाराबंकी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी को 1 नवंबर 2020 को राष्ट्रपति द्वारा वीरता पदक दिए जाने, गांव चैनपुरवा में मिशन कायाकल्प के तहत शराब से शहद के रोजगार परक परिवर्तन की शुरुआत करने पर बाराबंकी की प्रतिष्ठित संस्था साझी विरासत ने उन्हें सम्मानित किया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी को सम्मानित कर संस्था ने संदेश दिया कि अच्छे नेक कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मान दिया जाना चाहिए, जिससे उनका मनोबल बढ़े और अन्य लोग उससे प्रेरणा लें। इस दौरान पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने कहा कि आज के समय में वही व्यक्ति बड़ा है जिसके पास विरासत में सदाचार, सद्व्यवहार और दूसरों के प्रति सम्मानीय भाव है। ओम प्रकाश उदैनिया, ब्यूरो चीफ बुंदेलखंड, हिंदुस्तान न्यूज 24। आज इस साझी विरासत के मंच पर मुझे बुलाकर जो आपने सम्मान दिया है, मैं विभूत हूँ इससे। मैं आदरणीय अरविंद सिंह गोग जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि उनकी संस्था ने मुझे इस काबिल समझा। परवेश भाई मेरे बहुत पुराने परिचित हैं, वो इस संस्था से जुड़े हुए हैं और उन्होंने मुझसे अनुरोध किया यहाँ आने का, जिसको मैंने सहर्ष स्वीकार किया। मैं संस्था के नाम से ही बहुत आकर्षित हूँ, क्योंकि विरासत अपने आप में एक बड़ी लजीज, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है किसी भी परिवार के लिए भी, किसी व्यक्तित्व के लिए, और वो भी साझी विरासत हो तो कहना ही क्या। इस सभागार में कोरोना के बाद भी इतने सम्मानित लोग पूरे जनपद और बाहर से आए हुए हैं। मैं देख पा रहा हूँ न यहाँ कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता है, न किसी पेशे से प्रतिबद्धता है। यहाँ हर गाँव का आदमी, हर पेशे से जुड़ा हुआ आदमी यहाँ पर है और हर आदमी एक से एक बेहतर यहाँ बोल कर दिया। मैं अभिभूत हूँ आपके स्वागत से। जहाँ तक विरासत की बात आती है तो मुझे लगता है कि किसी भी इंसान की पहचान उसकी खानदानी विरासत होती है। हमारे समाज में वही आदमी पूज्य होता है, वही आदमी सम्मान के योग्य होता है जिसके पास कुछ विरासत है, जिसके पास वही उसकी हस्ती है। मेरा परिचय तो आप लोगों ने दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा और परिचय अपना देना चाहता हूँ। मेरे पितामह, मेरे बाबा पद्म भूषण पंडित श्रीनारायण चतुर्वेदी राय साहब रायबाग पहले भारतीय थे। जब 1935 में मध्य भारत की सरकार बनी, सेंट्रल प्रोविंस जिसे कहते थे, बिहार से लेकर राजस्थान तक एक प्रदेश हुआ करता था। उसके पहले भारतीय डायरेक्टर एजुकेशन थे जब ग्वालियर राजधानी थी। वो पहले भारतीय थे जो ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल हुए, और आकाशवाणी उन्हीं का दिया हुआ नाम है। वो जिस समय सरकारी सेवा में थे उस समय आकाशवाणी नाम से एक पत्रिका निकालते थे, और उसमें जो सरकार की, ब्रिटिश सरकार की प्रसारण से लेकर जो ऐसी योजनाएं थी जो भारत के हित में नहीं थी, उसके संबंध में देते थे। तो मैं और पहले अगर जाऊँ तो मुझे बड़े हर्ष के साथ, क्योंकि आप साहित्य से भी जुड़े हुए हैं, तो बड़े गर्व के साथ बताना चाहता हूँ कि मेरी 7 पीढ़ियाँ मुझे लेकर लेखन से जुड़ी हुई हैं, साहित्य से जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू में बहुत अमूल्य योगदान दिया है। मेरे प्रपितामह ने महाभारत का जो संस्कृत में है उसका 16 वॉल्यूम में हिंदी में अनुवाद किया। वाल्मीकि रामायण का 11 वॉल्यूम में हिंदी में अनुवाद किया। वो सारी पुस्तकें हमारे संग्रहालय में सुरक्षित हैं। मुझे ये भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मेरा जो व्यक्तिगत पारिवारिक संग्रहालय है, जो संग्रह है हमारा, वो किसी संग्रहालय से कम नहीं है। हमारे पास 19वीं शताब्दी की, मतलब कि 1801 से लेकर 1899 तक 200 से ज़्यादा पुस्तकें हमारे संग्रह में हैं। हमारे संग्रह में जो सबसे पुरानी पुस्तक है वो 1712 की प्रिंटेड है, जब लिथो प्रिंटिंग पत्थर से छपाई होती थी। तो मैं कहना ये चाहता था कि आज ये जो विरासत का मंच है उस पर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बड़ा संतुष्ट महसूस कर रहा हूँ। मेरे पिता एक बहुत विद्वान और बड़े सुविख्यात पुरातत्व शास्त्री थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट थे, 1954-55 के गोल्ड मेडलिस्ट थे। गोरखपुर विश्वविद्यालय के पहले अध्यापक थे। 12 मई 1958 को उन्होंने विश्वविद्यालय का पहला क्लास लिया था। बड़े सम्मानित उस क्षेत्र के व्यक्ति थे, सामाजिक व्यक्ति थे।
मेरे ये जो भीख का मंत्र उन्होंने दिया तो मेरे गुरु भी थे, सच्चे सेंस में मेरे वो फ्रेंच फिलोसफर राइट थे। मैं कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मेरे अंदर ये संस्कार दिए कि मैं कहीं भी जाता, मैं पुलिस सेवा में आने से पहले विश्वविद्यालय में अध्यापक था, वहाँ भी मैंने 1.5 साल बड़ी निष्ठा के साथ शिक्षण का कार्य किया। पुलिस सेवा में आने के बाद लोगों ने मुझसे कहा कि आप एक अध्यापक थे, आप पुलिस सेवा में कैसे सफल होंगे या कैसे आप यहाँ पर निर्वाह करेंगे अपना। मेरी 25 साल से अधिक की नौकरी हो गई। मैं कह सकता हूँ कि मैं यहाँ भी उतना ही संतुष्ट हूँ जितना एक अध्यापक के रूप में था, क्योंकि मैं इस सेवा को, इस अवसर को एक सेवा के रूप में लेता हूँ। और मुझे लगता है कि कोई भी काम अगर आदमी निष्ठा के साथ करता है, एक तपस्या के साथ करता है, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में करता है, तो निश्चित रूप से वो सफल होता है। और शायद यही कारण है कि आपने मुझे यहाँ आज आमंत्रित किया है। मैं यहाँ बाराबंकी के 2-3 आपको बहुत संक्षेप में एपिसोड्स बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहता। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो प्रशासनिक अधिकारी है या जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उसके पास कैसे अवसर होते हैं, कैसे वो एक संभावना को एक अवसर में बदल सकता है, किसी आदमी के जीवन में तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है। आप बाराबंकी के निवासी हैं, आपने शायद अखबारों में पढ़ा हो, एक 4-5 महीने पहले की बात है, एक महिला एक दिन मेरे पास कार्यालय में आई, मतुल नाम है उसका, बहुत गरीब महिला है। उसने मुझसे कहा कि साहब फरवरी के महीने में या जनवरी के महीने में उसके गन्ने की मशीन चोरी हुई, गन्ना पेरने की मशीन चोरी हो गई। मैंने उसकी बात पूरी धैर्य से सुनी। उसने कहा कि साहब बहराइच में एक व्यक्ति है जिसके पास वो मशीन होने की संभावना है। एसपी बहराइच मेरे मित्र हैं, मैंने उनको फ़ोन किया, चौकी इंचार्ज को भेजा और अगले 2 दिन बाद वो मशीन बाराबंकी में आ गई। जो प्रिंटेड थी वहाँ का मालिक आ गया, नहीं खबर ताली मत दे रही है, अभी कहानी बहुत बाकी है। वो मशीन यहाँ आ गई, मतुल मेरे पास आई और मतुल ने कहा कि साहब वो मशीन तो आ गई लेकिन वो प्रिंट हो गई है, और जो दूसरा पक्ष है वो भी मुस्लिम है, वो कहता है कुरान पे हाथ रख के कसम खाओ कि ये मशीन तुम्हारी है तो हम मशीन तुम्हें दे देंगे। लेकिन साहब मुझे बड़ा डर लग रहा है, मान लीजिए एक मिनट के लिए मशीन मेरी नहीं हुई तो मैं दोज़ख में जाऊँगी। मैंने कुरान पे हाथ रख के कसम खा दी, लेकिन मेरे रोए खड़े हो गए। मैंने जब उसकी बात को सुना तो मेरे मन में इतना सम्मान उस महिला के प्रति आया कि ये महिला आज के ज़माने में कोई अवसर नहीं छोड़ता अपने लाभ का, लेकिन ये एक गरीब महिला जिसके जीविकोपार्जन का साधन है ये मशीन, वो महिला इस बात को कह रही है कि सर अगर हमने गजब कसम खा ली तो हम दोज़ख में जाएंगे। मैंने कहा मतुल तुम ये मशीन मत लो। उस गांव का प्रधान भी आया हुआ था, वो भी एक कन्वर्सेशन सुन रहा था। उस प्रधान ने 10,000 रुपये निकाले और उन्होंने कहा कि सर अगर आप, मैंने उससे कहा कि मैं तुमको एक सेकेंड हैंड मशीन खरीद के दूंगा, तुम ये मशीन छोड़ दो, उसको जाने दो वापस बहराइच। अगर तुम्हारे मन में जरा सी भी शंका है तो तुम छोड़ दो। उन प्रधान ने 10,000 रुपये का योगदान दिया, 5,000 का योगदान मैंने दिया, 5,000 का योगदान मेरे चौकी इंचार्ज ने दिया। मैंने पता किया तो 35,000 की 32,000 की सेकेंड हैंड मशीन आती है। मैंने और सहयोगियों से बात की और मेरी आदत है, मैं खुद मेमोयर लिखता हूँ, राइटर्स लिखता हूँ, तो मैंने एक छोटा सा राइटर लिखा, ज़मीर अभी जिंदा है, इस प्रकरण के बारे में। दैनिक जागरण और कुछ अखबार वालों ने उसको छापा, बहुत से लोगों की इसकी जानकारी हुई। एक रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, उनको जानकारी हुई, 11,000 रुपये का सहयोग उन्होंने दिया। साइकिल एसोसिएशन लखनऊ के एक मिस्टर नवीन अरोड़ा हमारे परिचित हैं, उन्होंने कहा सर अब मतलब को पुरानी मशीन नहीं देंगे, हम लोग नई मशीन देंगे, और उनका संकल्प था, उन्होंने पूरा किया। 48,000 रुपये की मशीन आई और हम लोगों ने मतलब को एक नई मशीन दी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारी व्यवस्था अगर थोड़ी संवेदनशील हो जाए तो मेरा पूरा विश्वास है इस हॉल में बैठे हुए लोगों की तरह समाज में इतने लोग हैं जो किसी भी सोशल कॉज के लिए आगे आएंगे और मदद करेंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण और आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक दिन एक माँ और पुत्री हमारे पास ऑफिस में आए, उन्होंने कहा कि साहब हम कई वर्षों से दिल्ली में रहते थे पति के साथ, हम लोग लौट के आए हैं, 21 साल की लड़की हो गई है और पति अब कहता है कि लड़की मेरी नहीं है, किसी और की लड़की तुमने पैदा की है। हम इतने शौक हैं, इतने परेशान हैं कि हम क्या करें इस काम के लिए। मैं चाहता तो सिविल लाइन का मामला था स्टेशन के सामने का, IC सिविल लाइन को मार्क कर देता कि जाएं और आवश्यक कार्रवाई करें जो सामान्यतः चिट्ठियों में मार्क होता है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सरकार के 3 विभागों से संपर्क किया, एक जिला प्रोबेशन अधिकारी, एक जिला समाज कल्याण अधिकारी और DSO से।
क्योंकि उस महिला ने कहा कि साहब हमको घर से निकाल दिया है, पॉलिथीन के नीचे रह रहे हैं, हमारे पास खाने के लिए कोई अनाज या कोई पैसा नहीं है। डीएसओ जिला प्रोफेशन अधिकारी के पास मैंने काउंसलिंग के लिए भेजा। जो जिला समाज कल्याण अधिकारी है उसके लिए मैंने उस लड़की के विवाह के पंजीकरण के लिए भेजा और डीएसओ से कहा कि उस समय शासन की व्यवस्था थी कि 40 किलो अनाज हर आदमी को फ्री दिया जाता था, चाहे राशन कार्ड हो चाहे न हो। उसको वहाँ राशन कार्ड मिल गया। मैं शाम को घर आया, अपनी पत्नी से मैंने ये वाकया बताया तो हमारी पत्नी ने कहा कि ठीक है आपने ये व्यवस्था तो कर दी, लेकिन 40 किलो राशन के बाद क्या होगा? उनका सम्मान कैसे उनको मिलेगा? घर में जो सम्मान उनको मिलना चाहिए वो कैसे मिलेगा? मैंने अगले दिन फिर उस लड़की से संपर्क किया। उसकी लड़की जो थी, सुबुद्ध लड़की है, उससे मैंने संपर्क किया और मैंने उसे ऑफर किया कि पुलिस लाइन के मेस में आवश्यकता होती है, हमारे यहाँ आरटीसी बराबर चलती है, हमें टेम्परेरी वर्कर्स की जरूरत होती है, तो तुम और तुम्हारी माँ क्या हमारे यहाँ मेस में काम करना चाहोगे? वो सहज तैयार हो गई। उसको लगा कि इससे अच्छा ऑफर नहीं हो सकता। हमने उसको अगले दिन से अपने मेस में लगा लिया। 1 महीने हमने माँ बेटी को एक ही बस्तर रोल पर रखा। 9800 रुपये हम कैश देते हैं 1 महीने का, जो अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड लेबर का दाम होता है। पिछले 2 महीने से मैंने माँ बेटी दोनों को रख लिया है। लगभग 20,000 रुपये उनको मिल रहे हैं और वो पूरी कर दिया आत्मनिर्भर। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर हमारा जो प्रशासन है, हमारी जो व्यवस्था है, थोड़ी सी संवेदनशील हो जाए तो हम इतने बड़े बड़े परिवर्तन समाज में कर सकते हैं। ये तो बड़े छोटी सी नज़ीर मैंने आपको दी। हम इतने परिवर्तन कर सकते हैं कि हमारा समाज खुशहाल होगा, परस्पर विश्वास होगा। ये जो अविश्वास की बात बार बार होती है वो दूर होगी और मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। अभी मैंने गोप साहब को एक फोल्डर दिया और मैं जो ये मंच है साझी विरासत का, मैं इससे भी अनुरोध करता हूँ कि हमारा एक सपना है। मैंने चैनपुरवा गांव चिन्हित किया जहाँ 25 सालों से अवैध शराब बन रही थी। वहाँ पुलिस जाती थी, बच्चे डर जाते थे, भगदड़ बन जाती थी। हम हर बार वहाँ रेड करके 30, 40, 50 लीटर शराब पकड़ते थे, लोगों को जेल भेजते थे, लौट के आके फिर वो उसी दलदल में जाते थे। परिवर्तन नहीं होता था। हमने अपने साथियों से, अपने पुलिस के साथियों से, जिलाधिकारी से वार्ता की और हमने वहाँ मिशन कायाकल्प चला रखा है इस समय। और आप विश्वास कीजिए कि 84 घर हैं उस गांव में, जिसमें 32 विधवाएं हैं जिन्होंने अपने पति को दिए इसी अवैध शराब के चलते। बड़ा बुरा हाल है। हमने वहाँ पर मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग दिलाई और नवंबर से वहाँ पर मधुमक्खी पालन करा रहे हैं। लेकिन इसके पहले उन्हें, क्योंकि हमें आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना है, मजबूत करना है, आगामी दिवाली को देखते हुए हमने 20 बैग से, जो मधुमक्खियाँ वैक्स निकालती हैं, उस वैक्स से मिट्टी की दियाली में दिए बनवाए हैं, जिनकी कीमत 5.5 रुपये रखी है, बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट। 1 रुपये हम दे रहे हैं उन महिलाओं को जो ये दिए भर रही हैं और 50 पैसे दे रहे हैं उन बच्चों को गाँव के जो उस दियाली को कलर कर रहे हैं, घिसते हैं और कलर करते हैं। आप विश्वास कीजिए, हमारा लक्ष्य 2 लाख दिए गया था। मैंने संकल्प किया था कि इस गाँव से मैं 2 लाख दिए बनवाऊंगा। 1.25 लाख दिए बन चुके हैं और बिक चुके हैं और 1 लाख से ज़्यादा दिए का ऑर्डर हमारे पास है। मैं आज अब यहाँ आकर, मैं आने से पहले चैनपुरवा गया था, वहाँ हमने काफ़ी समय स्पेंड किया। वहाँ पर एक जेब पैसे की बाटी, उन महिलाओं की आँख में आंसू आ गए, उनकी मेहनत की कमाई है। आप समझिए कि 2 लाख दिए बने तो 2 लाख रुपए उस गांव की महिलाओं को मिलेंगे और 1 लाख रुपए उस गांव के बच्चों को मिलेंगे, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति में बहुत परिवर्तन होगा। मैं आपसे भी अपील करता हूँ, मैं विकास साहब से पूछ रहा था कि अगर आपका व्हाट्सएप ग्रुप है तो मैंने एक फोल्डर बना रखा है और अभी सेल के लिए हमारे ऑफिस में हमारे स्टेनो है, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। आप अधिक से अधिक संख्या में इसका ऑर्डर दें, अपने लोगों को गिफ्ट करें। 550 रुपये का एक पैकेट है 100 दियों का। मैं समझता हूँ एक कॉज के लिए है, किसी मोमबत्ती से बेहतर जलने वाला, 2.5 घंटे जलने वाला ये दीपक है। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में जो लोग आए हुए हैं हमारा सहयोग करें। इस अवसर पर अंत में कहने के लिए तो मेरे पास बहुत सी बातें हैं। मैंने जैसे कहा कि मैं अध्यापक रहा हूँ, तो आप जानते हैं अध्यापक तो एक बार खड़ा होता है तो 40 मिनट से पहले होता नहीं। लेकिन मैं आपकी सीमाओं को समझता हूँ, बहुत विलम्ब है, मुझे भी एक कैरेक्टर में और लखनऊ जाना है। मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ कि मैं अपने पिताजी का बहुत ऋणी हूँ कि उन्होंने मेरे अंदर ये संस्कार दिए, ये भाव दिया। ये उन्हीं की देन है। मैं पूरी तरह से इस बात को उनके चरणों में निवेदित करता हूँ।
एक कविता से उन्होंने मेरा परिचय कराया जब मैं क्लास 7 में पढ़ता था, और हमारे पिताजी ने इस कविता का भावानुवाद किया। एक अमेरिकी पोएट हुआ डगलस मलॉक, जिसने दुनिया को बड़ी लाजवाब कविताएं दी। उसमें एक कविता है बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर। इसका हिंदी ट्रांसलेशन हमारे पिताजी ने किया, जो कुछ भी हो सर्वोत्तम हो। एक अवसर पर लखनऊ में मुझे सम्मानित किया गया, तब मैंने एक कार्ड छपवाया था। आप देख सकते हैं कि इसमें माउंट एवरेस्ट का चित्र है, एक्चुअल चित्र है माउंट एवरेस्ट का। एक छोटा सा मैंने बोनसाई बनाया है नीचे। ये बोनसाई हैं। हमारा जीवन में सपना होता है कि हम इस माउंटेन के शिखर पर पहुंचे, समाज के शिखर पर पहुंचे, लेकिन हर आदमी शिखर पर नहीं पहुंच सकता। कोई आदमी यहाँ तक आएगा, कोई ऊपर तक आएगा, कोई और ऊपर तक आएगा, लेकिन हमारी ये विशेषता होनी चाहिए कि हम जिस भी स्तर पर हैं हम वहाँ पर बेस्ट करने का प्रयास करें, और तभी हम ये जो शीर्षक है जो कुछ भी हो सर्वोत्तम हो उसको सार्थक कर सकते हैं। मैं इस कविता की का एक स्टेंजा केवल आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, और मैं सम्मानित अतिथियों के लिए कार्ड लाया हूँ, आपको भेंट भी करूँगा। ये कविता बड़ी प्रेरक है। मेरा अनुरोध है कि आप लोग जरूर इसको पढ़िएगा, और आप में से लोग अधिकांश लोग कविता और शायरी के शौकीन हैं, आप जरूर इसे पसंद करेंगे। ये हमारे समाज में हम एक हायररकियल सिस्टम में काम करते हैं। मैं एसपी हूँ तो मेरे ऊपर अधिकारी हैं, मेरे नीचे कर्मी अधिकारी हैं। आप एक समाज में हैं, आप पिता हैं, पुत्र हैं, बाबा हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हम एक हायरार्की में काम करते हैं। तो ये कविता एक बड़ी लाजवाब बात कहती है कि नायक एक यान का होगा, कैप्टन एक होता है शिप का। नायक एक यान का होगा, शेष सभी होंगे सहकारी। सबके पास काम कुछ होगा, वो हल्का हो या हो भारी। तो हमारी प्रेरणा ये होनी चाहिए कि हम जिस भी ओहदे पर हैं, जिस भी जगह पर हैं, वहाँ अच्छे से अच्छा दे सके समाज को। हम जो हमें योग्य बनाया जिस समाज ने, जिस अध्यापक ने, जिस शिक्षा प्रणाली ने, जिस पर्यावरण ने हमें अच्छे से अच्छे अवसर दिए हैं काम करने की, हम उसे उससे अधिक मात्रा में वापस कर सकें, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और मैं एक बार फिर आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ कि इतने मुअज़्ज़िज़ लोगों ने शहर के मुझे यहाँ बुलाया, सम्मानित किया, मेरे बारे में कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। मैं शुक्रगुजार हूँ इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साहब के साथ